हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना डुअल सिंप्लेक्स मेथड से। इससे पहले हमने लेक्चर 18 के अंदर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना देखा था, लेक्चर 17 में ग्राफिकल सॉल्यूशंस, और लेक्चर 16 के अंदर हमने देखा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। ये स्टेप्स दिए हुए हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू ईजिली समझते हैं। सपोज हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमाइज करना है जेड को, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है हमारा क्वेश्चन। तो जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड है वो हमेशा मिनिमाइजेशन फॉर्मेट में रहता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -z इजिकल्स टू 3x1 + 2x2 ये आ गया हमारे पास। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में क्या है, सेकेंड पॉइंट, कि सारी जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू वाले होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट देखो ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो -x1 - x2 लेस देन इक्वल्स टू -1 ये आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू है। थर्ड इनइक्वालिटी देखो, थर्ड इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये ऑलरेडी फोर्थ इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू ये, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट का, कि जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम, लेस देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, और वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्टेप है कि स्लैक वेरिएबल्स डिटरमाइन करने हैं। कैसे पता चलता है कितने स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं, नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखो यहाँ पे, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स जो हमारे पास नंबर ऑफ इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं 4, ये रहे 4, तो इसीलिए हमें 4 स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मिन जेड स्टार इजिकल्स टू 3x1 + 2x2 -0s1, यहाँ माइनस लगेगा, ध्यान रखना, -0s1 -0s2 -0s3 -0s4, ये चारों s1 s2 s3 s4 जो है ये स्लैक वेरिएबल्स ऐड हो गए। अब अगर हम इन सारी इस इक्वेशन को पूरी को उस साइड ले जाएं, अगर जेड स्टार की साइड, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वल्स टू इसके इस साइड चला गया, इसलिए तो -3x1 -2 इसको ये इधर लेके गए, तो साइन चेंज हो गया, इजिकल्स टू 0। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें हमेशा यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है, तो इसलिए देख लो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 ये ऐड कैसे किया है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और लास्ट में सारे 0 0 0 0 है, 0 0 0 1 है। तो ये इस तरीके से ऐड किया है हमने। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में पहले वाला जो स्लैक वेरिएबल है उसको 1 दे दिया, सेकंड वाले वेरिएबल को दे दिया, फिर थर्ड वाले वेरिएबल को 1 कोफिशिएंट दिया, और यहाँ पे फोर्थ वाले वेरिएबल को कोफिशिएंट 1 दिया। तो इस तरीके से हमने इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। देन दोनों वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हमने स्लैक वेरिएबल्स डिटरमाइन कर लिए इसके अंदर। अब हमें टेबल सेटअप करनी है, सेटिंग अप द टेबल। टेबल कैसे सेट होती है, सबसे पहले बेस वेरिएबल का कॉलम, बेस वेरिएबल क्या है हमारे पास में, स्लैक वेरिएबल्स वही s1 s2 s3 s4, तो ये रहे स्लैक वेरिएबल्स। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे हमारे पास जेड स्टार लिखा है हमने, और जेड स्टार के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट्स दिए हैं x1 x2 x3, और ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनके साथ में देखो x1 के साथ क्या है, 3 है, तो x1 का जो कोफिशिएंट है वो है -3, सॉरी x1 का -3 है इसलिए -3, x2 का -2 है इसलिए -2, और s1 s2 s3 s4 के तो 0 0 0 है कोफिशिएंट्स, तो हमने यहाँ कोफिशिएंट्स लिख दिए। उसके बाद में स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 s3 s4, इनके साथ में भी उनकी कोफिशिएंट्स क्या हैं, पहले इक्वेशन के अंदर क्या है, यहाँ पे x के साथ -1 है कोफिशिएंट, x2 के साथ भी -1 है, तो -1 -1, और बाद में क्या है 1 0 0 1 0 0। तो ये हमारी इस तरीके से हमने टेबल कन्वर्ट कर लेंगे। RHS के अंदर क्या है, देखो पहली इक्वेशन के अंदर तो RHS में है 0, जेड स्टार के साथ में 0, फिर फर्स्ट इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के अंदर -1 7 -10 -1 7 -10 और 3, ये आ गए, यहाँ से टेबल सेटअप हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर हमें पता करना होता है कि की रो कौन सी है, आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है, इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, ये सब कैसे पता करते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये वाली टेबल एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो RHS की साइड में सबसे नेगेटिव वैल्यू होगी वही हमारी की रो कहलाती है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे -10, तो ये हमारी की रो हो जाएगी।
-10 हमारी की रो हो जाएगी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो हमारा होगा एंड आउटगोइंग वेरिएबल। तो आउटगोइंग वेरिएबल हो गया हमारा S3 और की रो हो गई हमारी ये वाली। उसके बाद में फिर हमें रेशियो, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने की रो निकाल दी, सेकंड स्टेप हमें निकालना होता है रेशियो। रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो निकलता है, रेशियो का फॉर्मूला है जेड स्टार डिवाइडेड बाय की रो का जो एलिमेंट होगा। तो मतलब यहाँ पे ये की रो है हमारी, ये पर्पल वाली, तो जेड स्टार क्या है यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू 3, -2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू 1, 0 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो डैश 0 0 यहाँ पे भी 0 0 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 डैश। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास में ये रेशियोज आ गए। सेकेंड पॉइंट पे हमने रेशियो निकाल दिया। अब रेशियो निकल गए हमारे पास, उसके बाद में हमें पता करना है कि हमारा की कॉलम कौन सा है, जो सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये वाला की रो कैसे निकलती थी? मोस्ट नेगेटिव से। यहाँ पे हमारे पास निकलेगी मिनिमम पॉजिटिव से की कॉलम। तो की कॉलम ये हमारा मिनिमम पॉजिटिव 1 है, इसलिए ये वाला हमारा ग्रीन वाला हो गया की कॉलम। ठीक है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो हमारा इनकमिंग एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो x2 हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया और ये हो गई की कॉलम। अब की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट है, वैल्यू आती है, वो हमारी कहलाएगी की एलिमेंट। यहाँ पे -2 है, इसलिए हमारा की एलिमेंट हो गया -2। तो इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया, RHS से की रो निकाली, फिर रेशियो कैलकुलेट किया, फिर हमने देखा की कॉलम कौन सा है, कि इन तीनों चीज़ों से हमें पता चल गया कि हमारा इनकमिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल और की एलिमेंट कौन से हैं। ये तीनों चीज़ें हमने निकाली इससे। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमें ये टेबल मिली थी। अब स्टेप 5 क्या है कि नई टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट न्यू टेबल। ठीक है, तो न्यू टेबल क्रिएट करेंगे हम। कैसे करेंगे न्यू टेबल क्रिएट? सबसे पहला स्टेप करेंगे हम, रिप्लेस कर देंगे ये जो सारे वैल्यूज़ हैं, ये जेड स्टार S1 S2 S, ये तो एज इट इज़ लिखनी है। हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे आउटगोइंग वेरिएबल को इनकमिंग वेरिएबल के साथ। मतलब हमारा आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा था, हमने देखा था आउटगोइंग वेरिएबल था हमारा S3, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है। और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है हमारा X2, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। तो अब इसको रिप्लेस करना है, मतलब S3 की जगह X2 लिखना है। तो S3 की जगह हमने S2 लिख दिया। ठीक है, S2 लिख दिया। अब हमें इस रो को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप है कि हमें यूनिट वैल्यू बनानी है की एलिमेंट की प्लेस पे। तो ये हमारा की एलिमेंट की प्लेस यहाँ पर थी, ये की एलिमेंट की प्लेस है, तो यहाँ पे हमें यूनिट वैल्यू बनानी है, मतलब 1 लेकर आना है। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। इसके अंदर हमने यूनिट वैल्यू बनानी है। तो यूनिट वैल्यू एक्चुअली बनेगी कैसे, हम इस पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में यूनिट वैल्यू बन जाएगी। जैसे -1, यहाँ की एलिमेंट क्या है -2, तो -1 डिवाइडेड बाय -2, तो 1/2 आया। -2 डिवाइडेड बाय -2 1, यही लेकर आना था की एलिमेंट। यहाँ पे की एलिमेंट की प्लेस पे हमें यूनिट वैल्यू लेकर आनी थी 1 आ गई। फिर बाकी 0 डिवाइडेड बाय 2 तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -1/2, 0 और -10 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू 5। ये आ गई हमारी न्यू रो। अब उसके बाद में क्या करना है हमें, जब हमने यहाँ पे 1 बना लेंगे ना, तो इस जिस की एलिमेंट जहाँ पे होगा की कॉलम वाले रो में, यहाँ पे हमने यूनिट वैल्यू बना दी। अब हमें यहाँ पे सब जगह 0 लेकर आना है। तो इन सारी जगहों पे 0 लेकर आना है, ये हमारा स्टेप 3 है। ये 0 कैसे लेकर आते हैं, उसके लिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आता है। कैसे आएगा, न्यू, जैसे कि हम जेड स्टार वाली रो के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी मान लेते हैं ये रो है R1 R2 R3 R4 R5, ये 5 रोज़ हैं। तो ये हमारी ये जो न्यू R1 जो होगी वो क्या होगी, R1 इज इक्वल्स टू ओल्ड R1। ओल्ड R1 का वैल्यू क्या था, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे है, ओल्ड R1 की वैल्यू है -3। हर पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। -3 माइनस ओल्ड RI की कॉलम, मतलब ये वाली वैल्यू ओल्ड RI की, ये की कॉलम है, और ओल्ड RI के अंदर की कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है -2, इसलिए यहाँ पे -2 लिखा। फिर इंटू किया R4 के साथ में, न्यू R4 क्या हमारा, ये रहा न्यू
ये R4 हमारी रो है नई वाली, यहाँ पे आया 1/2, 1/2। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -2। तो यहाँ से हमारे पास में ये -2 यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे 0 आ रहा है, कैसे आ रहा है 0, न्यू R1 सॉरी ओल्ड R1, न्यू ओल्ड R1 क्या है हमारे पास में, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, ओल्ड R1 में हमारे पास -2 है, तो यहाँ -2, ये माइनस साइन लिख दिया। फिर ओल्ड R1 की कॉलम, ओल्ड R1 की कॉलम के अंदर क्या है, यही है ओल्ड R1 का की कॉलम, तो -2 होगा। इनटू करना है न्यू R4 के साथ, न्यू R4 क्या है, यहाँ 1 आया, तो ये 1, तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट 0। तो हमें देखो यहाँ पे 0 लाना था, 0 आ गया। फिर सिमिलरली S1 इस वाले कॉलम के लिए भी करेंगे, इधर और ऐसे करके हम यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला लगाते हुए ये बना लेंगे। इसी तरीके से हम R2 के लिए करेंगे, रो R2 के लिए, तो यहाँ पे R1, न्यू R1, R2, R3, R4 तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, यूनिट वैल्यू बनानी थी उसके लिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा। की रो के लिए ये फॉर्मूला लगता है, और R5 ये सारे निकाल लिए। अब हम चेक करेंगे ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक होती है, अगर RHS के अंदर सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं तो ऑप्टिमैलिटी अचीव हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू बाकी है, -2 है नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए हमें ये स्टेप 4 और स्टेप 5 वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो लास्ट हमें जो टेबल मिली थी वो ये टेबल मिली थी 5th स्टेप के अंदर। ये देखो, ये वाली जो टेबल है हमने यहाँ पे कॉपी की है, ये वाली टेबल मिली है। हाँ, ये रेशियो वाला कॉलम नहीं है, ये रेशियो हम अभी कैलकुलेट करेंगे क्यों के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गई। अब हमें स्टेप 4 रिपीट करना है। स्टेप 4 में क्या होता था, सबसे पहले की रो डिटरमाइन करते थे। की रो कैसे डिटरमाइन करते थे, जो सब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है RHS के अंदर। यहाँ पे सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, ये देखो इसके अंदर 10, 4, 2, 5, -2, तो ये जो -2 है ये हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, मोस्ट नेगेटिव। तो इसीलिए ये हमारी जो होगी ये की रो कहलाएगी। ये हमें दे रहा है की रो। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जो मैं अब लिख रही हूँ, इसलिए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। की रो से हमें मिल जाता है आउटगोइंग वेरिएबल, राइट। तो ये S4 हो गया हमारा आउटगोइंग वेरिएबल, ये निकाल गया हमारा। उसके बाद में हमें की कॉलम देखना है, उसके बाद हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप में हमने रेशियो कैलकुलेट किया। रेशियो कैसे कैलकुलेट होता था, रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेशियो होता है Z* अपॉन की रो की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी होगी। तो यहाँ पे Z* क्या है, -2 लिख दिया, और की रो है हमारी ये, तो -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 इज इक्वल्स टू 4 आया पहले का। फिर 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0, -1 डिवाइडेड बाय 1/2 तो -2 आया। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 10 डिवाइडेड बाय -2 इज़ -5। तो ये रेशियोज आ गए। अब जो रेशियो के अंदर लीस्ट पॉजिटिव होगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे रेशियो के अंदर लीस्ट पॉजिटिव ये रहा हमारा, ये एक ही पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये वाली जो होगी हमारी वो कहलाएगी की कॉलम, और की कॉलम निकाल लिया हमने थर्ड स्टेप में। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, वो हमारा कहलाएगा की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट आ गया। और एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है वेरिएबल, x1, तो यही हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा x1। ठीक है, तो की रो फर्स्ट पॉइंट में हमें की रो मिल गई, की रो आ गई हमारे पास में। फिर हमने रेशियो निकाल लिया, फिर हमारे पास की कॉलम आ गया। की रो और की कॉलम से हमारे पास में आउटगोइंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल आ गया, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारे पास की एलिमेंट आ गए। ये चीज़ें हो गई, 5 स्टेप्स हो गए इसके। देन हम स्टेप 5 रिपीट करते हैं। स्टेप 5 में क्या होता था, रिप्लेस करना है आउटगोइंग वेरिएबल को इन एंटरिंग वेरिएबल के साथ। तो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल क्या है, S4 और एंटरिंग वेरिएबल का है x1, तो S4 की जगह आ जाएगा x1। S4 की जगह देखो हमने S1 लिख दिया। अब उसके बाद हमें यूनिट वैल्यू की एलिमेंट की प्लेस पे यूनिट वैल्यू बनानी है। तो कैसे बनेगी, की एलिमेंट की रो जो है वो डिवाइड होगी की एलिमेंट से। यहाँ पे हमारी की रो क्या थी,
ये पहले वाला क्या है, -1/2, -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 1 आया। फिर 0 डिवाइडेड बाय -1/2 कोई मतलब नहीं है, 0 ये तो सब में 0 0 0 आ जाएगा। फिर 1/2 इस वाले पॉइंट के लिए 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, मतलब कि लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 2/1, तो आ गया -1, ये आ गया -1। फिर है 1 डिवाइडेड बाय -1/2, तो -2 आया। -2 डिवाइडेड बाय -1/2, तो इससे आया हमारे पास में, ये ऊपर चला जाएगा, -2 इंटू -2 इजिकल्स टू 4 आया। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया इस तरह से। तो ये x1 वाली रो हमने पूरी कैलकुलेट कर ली, मतलब हमारी न्यू रो 5 तो आ चुकी है। ये हम दे देते नेमिंग इसको, एक मिनट रुक जाओ। ये R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। तो न्यू R5 तो आ गई हमारे पास। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है क्योंकि ये हमारी की रो थी यहाँ पे, इसलिए R5। नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब ये यहाँ पे हमने 1 बना दिया, तो अब इस कॉरस्पॉन्डिंग, इस कॉलम के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमें उन्हें 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए कैसे करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो न्यू R1 क्या कैसे रहेगी, न्यू R1 मतलब न्यू ये वाली रो R1, न्यू R1 जो है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, ओल्ड R1। ओल्ड R1 के अंदर क्या दी हुई है वैल्यू, -2, तो यहाँ लिखा हमने -2। फिर ओल्ड R1 के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग ये की रो के अंदर क्या वैल्यू है, की ये -2 ही है, तो यहाँ पे हमने लिखा है वापस से -2 इंटू न्यू R5। न्यू R5 क्या है 1, ठीक है। तो इससे क्या आया हमारे पास में 0, तो यहाँ हमने लिख दिया 0। फिर देन x2 वाले सेल के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा। z* की वैल्यू क्या दी हुई है 0 0 माइनस ओल्ड RI की कॉलम। तो की कॉलम के अंदर R1 के की कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग -2, तो यहाँ तो -2 आएगा इंटू न्यू R5, यहाँ पे क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ तो 0 आया। तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, 0 - 0 है 0, तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। ये वाला सेल कैलकुलेट करके देखते हैं इस वाले के लिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -1, ओल्ड R1 में क्या वैल्यू है -1 है, ठीक है। माइनस ओल्ड R1 की कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है -2, देखो यहाँ पे ये वैल्यू सेम रहती है सब जगह, ठीक है। इंटू न्यू R5, न्यू R5 के अंदर क्या है -1, इस वाले कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में यहाँ -1 है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसे क्या आया -1 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो इससे क्या आया -3, तो यहाँ पे हमने -3 लिख दिया। तो इस तरह से R1 R2 R3 R4 तो हाँ R4 कैलकुलेट करनी है, तो उससे हमारे पास ये वाली टेबल आ गई। अब देखते हैं ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं। RHS के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तो ऑप्टिमैलिटी अचीव हो चुकी होती है। हमारे पास देखा हमने यहाँ पे, हाँ सारी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है। तो जब ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है तो हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 पे जा सकते हैं। अगर ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई होती तो हम फिर से स्टेप 4 और 5 को रिपीट करते हैं। ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई, लास्ट टेबल हमारे पास ये आई थी। तो इसमें z* की वैल्यू देखो 18 है, x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू है 3। दैट मीन्स हमारे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है हमें स्टेप 7 के अंदर, लेकिन z* तो हमने मिनिमाइजेशन उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया था। एक्चुअली हमें मैक्स z निकालना है, तो मैक्स z कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये x1 और x2 की वैल्यू हम मैक्स z के अंदर डाल के देखेंगे तब भी हमारे पास में निकल जाएगा मैक्स z, और नहीं तो वैसे z* की वैल्यू 18 है, और क्योंकि लिए हमने यहाँ पे z* जो हमारा है वो -z है, तो हम इस हमारी z की जो वैल्यू आएगी वो -18 ही आएगी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे इस मेल ID पे मेल कर देना इस सब्जेक्ट लाइन के साथ में, और मैं आपको UGC NET पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की पूरी सिलेबस का लेक्चर्स और नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपडेटेड रह सको कोर्स के साथ में। UGC NET पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।